नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र के वजीर हसन रोड पर स्थित एक इमारत के गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। इमारत का नाम आलिया अपार्टमेंट बताया जा रहा है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि यह पुरानी बिल्डिंग थी। आज आए भूकंप के बाद इमारत में दरारें आ गई थी, लेकिन किसी ने इस पर गौर नहीं किया, जिस कारण से यह हादसा हो गया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस और राहत टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। बताया जा रहा है कि इसमें करीब 30 से 40 लोग दबे हो सकते हैं। वहीं अभी तक करीब 3 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर भी सामने आ चुकी है, जिसकी पुष्टि मौके पर मौजूद प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की है। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को समुचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हजरतगंज में 5 मंजिला इमारत ये गिरी हादसे में 3 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस बात की पुष्टि की है। 30 से 40 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। यह बड़ा हादसा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मलबा नजर आ रहा है। 5 मंजिला इमारत थी जो कि ढह गई है, और इन तस्वीरों को देख करके आप आकलन लगा सकते हैं कि किस तरीके से यह हादसा कितना बड़ा हादसा है, और इसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हजरतगंज इलाके में यह बिल्डिंग थी जो कि धराशायी हो गई है। बताया जा रहा है कि भूकंप के चलते दरअसल इस बिल्डिंग में दरारें आ गई थी, और उसके बाद यह बिल्डिंग धराशायी हो गई, और जो दरारें बिल्डिंग में आई थी उसको नजरअंदाज किया गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया उन दरारों पर, और देखते ही देखते चंद घंटों में यह बिल्डिंग भूकंप के चंद घंटों बाद धराशायी नजर आई। इसमें कई लोग के दबे होने की आशंका है। तो कुछ लोगों को मलबे से बाहर भी निकाला गया है। जो लोग मलबे में दबे हुए थे उनको बाहर निकाला गया, उन्हें अस्पताल भेजा गया है। कई अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सतर्क नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के गंभीरता से उन्होंने लिया और अधिकारियों को निर्देशित किए कि समुचित व्यवस्था वहां पर कराई जाए, और ताबड़तोड़ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची, जिसके बाद यह कार्रवाई की जा रही है। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के लिए बचाव राहत कार्य में ये अधिकारी जुटे नजर आ रहे हैं। ये एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के टीम के जवान मौके पर पहुंचे हैं और राहत बचाव कार्य करते नजर आ रहे हैं। यह बिल्डिंग धराशायी हो गई है। 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है जो कि आज धराशायी हो गई है, और लगभग 30 से 40 लोगों के इस बिल्डिंग के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। लखनऊ से यह खबर है, आपको बता दें कि 5 मंजिला इमारत थी और यह इमारत ढह गई है। मंडलायुक्त रोशन जैकब घटनास्थल पर मौजूद है, और इसके साथ ही नगर विकास मंत्री ए के शर्मा, सीएम योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी भी मौके पर मौजूद हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान भी मौके पर मौजूद हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। चंदन, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? आपको बता दूं, यहाँ पर जो है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है। आर्मी के जवानों को भी यहाँ पर बुलाया गया है, जैसे कि लखनऊ डीएम ने सूचना दिया है कि जो है जवान जो आर्मी के हैं वो भी आ रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग रह रहे थे करीबन इसमें 8 फ्लैट बताए जा रहे थे, और अभी तक 9 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला जा चुका है, और 3 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। जी योगेश, बिल्कुल, 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मौके पर कौन कौन अधिकारी मौजूद है बताया जा रहा है? अवनीश अवस्थी और मंत्री ए के शर्मा भी पहुंच चुके हैं। मौके पर ए के शर्मा नगर विकास मंत्री मौजूद है, लखनऊ डीएम मौजूद है, लखनऊ कमिश्नर मौजूद है, मंडलायुक्त रोशन जैकब मौके पर मौजूद है, और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। लगभग 2 से 2.5 दर्जन गाड़ियां यहाँ पे एम्बुलेंस की लगाई गई हैं, और लगातार लोगों को निकाल रहे हैं और अस्पताल में लेकर जा रहे हैं उपचार के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। चंदन वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से वहां पर अधिकारी और तमाम मंत्री भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। और रामचरितमानस पर इस तरह का बयान देकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अज्ञानता का परिचय दिया है। प्रभु श्री राम भारत के प्राण हैं, भारत की आत्मा है और करोड़ों लोगों की आस्था है, लेकिन प्रभु श्री राम पर इस तरह के तुच्छ राजनीति कर स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर दर्शाना क्या चाहते हैं? इस रिपोर्ट को देखिए जरा। बिनु सत्संग विवेक न होई, जिसको चौपाई बोलना नहीं आता वो भी मुश्किल में फंसे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य
3 थानों में शिकायत दर्ज करने के लिए तहरीर। अंग्रेजी में एक कहावत है, लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग। ये कहावत स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों पर सटीक बैठती है। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री और अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर जो बयान दिया है, उससे तो यही कहा जा सकता है, आलोचना से पहले रामायण की चौपाइयों में किए गए पूरे संवाद को समझना पड़ेगा और समझने के लिए आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा। प्रभु श्री राम के चरणों में श्रद्धा रखनी होगी, नफरत की राजनीति से ऊपर उठना होगा। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि करोड़ों लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, सब बकवास है। तुलसीदास ने रामचरितमानस अपनी खुशी के लिए लिखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए रामचरितमानस से जो आपत्तिजनक अंश हैं, उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। यानी शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ट्राइब्स को पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजों की हुकूमत में मिला। जब तुलसी बाबा ने रामायण लिखा तो उसमें तो अधिकार ही नहीं था, तब कहां शिक्षा देने की बात आ गई। और भी लिखते हैं कि ढोल गमार सूद प्रश्नारी सकल ताड़ना के अधिकार, ये तो हो गया। अब आगे आइए, एक जगह लिखते हैं कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, सकल गुणहीना यानी समस्त गुणों से हीन, लंपट हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, देशद्रोही हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, फिर भी अगर ब्राह्मण है तो पूजिए। लेकिन पूजे ही न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, कितना भी ज्ञाता क्यों न हो, लेकिन शूद्र है तो उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? यही धर्म है? अगर यही धर्म है तो ऐसे धर्म को मैं नमस्कार करता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग समाज को ऊंची और छोटी जाति में बांटेंगे तो समाज में क्या उदाहरण जाएगा? ऐसे राज्य के बच्चों का भविष्य और शिक्षा का स्तर क्या होगा जहां के मंत्री या विधायक ऐसे बयान दे रहे हैं? लेकिन जनता समझदार है, लोग विकास चाहते हैं। इन अभद्र टिप्पणियों से वोट नहीं मिलेगा और इस तरह के बयान देने से उन लोगों को खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। मानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणी। सपा के विधान परिषद सदस्य हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आए स्वामी प्रसाद मौर्य। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने किया बड़ा ऐलान। मौर्य की जीप काटने वाले को 51,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी के बाद सपा नेता और विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ गए हैं। आगरा में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को स्वामी प्रसाद की नकली शव यात्रा निकाली। इस दौरान पार्टी की जिला प्रभारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की जीप काटने वाले को 51,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा कर दी है। कोई भी साहसी व्यक्ति है, जिस तरीके से हमारे रामचरितमानस पर पवित्र ग्रंथ पर उसने अभद्र टिप्पणी की है, तो उसकी जीप को काटेगा और उसमें जूते लगाने का काम करेगा, उसको ये नगद 51,000 रुपए का इनाम और देगा। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ गए हैं। राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा कि ऐसे नेता हमारी भावी पीढ़ी के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। जब पहले से एक विवाद चल रहा है, बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के नेता का ऐसा बयान देना, हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाना, ये क्या दिखाता है? ये तो सोची समझी साजिश नजर आती है। सनातन धर्म का अपमान करने की ये साजिश है। अगर ऐसे लोगों को जानकारी नहीं है तो उन्हें श्री रामचरितमानस जरूर पढ़ना चाहिए। न्यूज डेस्क, इंडिया वॉइस। रामचरितमानस को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के बाद समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
दरअसल उनके खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक ऐशबाग के शिवेंद्र मिश्रा ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते और इसके साथ ही रामचरितमानस को बैन करने तक की मांग कर डाली थी। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। और हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। तो उनके बयान पार्टी का बयान नहीं है। रब कुल रीछ सदा चली आई, वचन जाए पर वचन न जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं भगवान राम के आदर्शों पर? भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। ये तो भगवान राम कोई बेच रहे हैं। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर हमला बोलते हुए सुब्रत पाठक ने कहा है कि स्वामी बीजेपी में थे तब राम नाम जपते थे, हर रोज रामचरितमानस पढ़ते थे। सपा रामद्रोहियों की पार्टी है, राम भक्तों के हत्यारों की पार्टी है, जिस कारण स्वामी प्रसाद मौर्य पर प्रेशर रहता होगा और जिस कारण वो अब इस तरीके से उल जलूल बयान दे रहे हैं। ये मुझे ध्यान में है कि अभी जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो ये प्रतिदिन रामचरितमानस पढ़ते थे और दिन भर राम राम जपते थे। लेकिन अब वहाँ पर गए तो रामद्रोहियों की पार्टी में जाएंगे, जिन्होंने राम भक्तों के जो हत्यारे, और रामद्रोही की पार्टी में जाकर यदि इस प्रकार का उनको कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है, क्योंकि एक नहीं अनेकों लोग वहाँ के इस प्रकार के हैं, तो कोई विशेष वोट बैंक को खुश कैसे किया जाए? तो जब राम को गाली देंगे तो ही विशेष लोग खुश होंगे, तो विशेष लोगों को खुश करने के लिए वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो मुझे इसमें कोई कहना नहीं है। तो रामद्रोहियों की पार्टी है, अखिलेश जी के इशारे पर सब हो रहा है। अभी तक कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है समाजवादी पार्टी की तरफ से? नहीं, वो नाराज होने की नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पार्टी से नहीं निकाला है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों विवादों के घेरे में हैं, जिस पर यूपी के राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। राज्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि वो पूरी तरह से बागेश्वर महाराज का समर्थन करते हैं। 26 साल की उम्र में ईश्वर ने उनको इतनी सद्बुद्धि और ज्ञान दिया, आज पूरा देश उन्हें उनके नाम से जानता है। ये बात राज्य मंत्री ने कही, सुनिए क्या कुछ कहा। और बागेश्वर महाराज के मैं तन मन धन से समर्थक हूं उनका, क्योंकि 26 साल की आयु में भगवान ने उनको इतनी सद्बुद्धि और इतना ज्ञान दे दिया है कि जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को मैं कल सुनना था, उन्होंने कही जो भी मेरा शिष्य कह रहा है सही कह रहा है। तो इसलिए धर्म के अनुयायी हैं, धर्म की ध्वजा लहरा रहे हैं, मैं उनका पूरा पुरजोर समर्थक हूं और हर तरह से उनका समर्थन करता हूं। उनको भगवान 1000 वर्ष की आयु दे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ही, इसमें कहीं कोई शक। गाहे बगाहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बयान कांग्रेस के लिए फजीहत बनते रहते हैं। इस बार सर्जिकल स्ट्राइक पर दिया उनका एक बयान जहां बीजेपी नेताओं के लिए हथियार बन गया है, वहीं कांग्रेस उसके निशाने पर आ गई है। बीजेपी नेताओं के लगातार हमलों के बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता दिग्विजय के बयान से कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का नहीं बल्कि उनका निजी बयान है। ये सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए बयानों से खुद ही गिर गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी उनसे किनारा कर लिया। राहुल गांधी, जयराम रमेश और पूर्व सीएम कमलनाथ ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। शाम को 6:30 बजे मैंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक औपचारिक बयान दिया है। जो स्टेटमेंट दिग्विजय सिंह जी ने 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में दिया था और जो प्रमाण मांगे थे वो उनकी निजी राय है, उनकी व्यक्तिगत व्यू है। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा ये मानना रहा है, हम मानते हैं और मानते रहेंगे कि राष्ट्रीय हित में जो सेना की ओर से कार्रवाई की जाती है
वो जरूरी होती है। 2014 के पहले भी 5-6 सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे। तो एक बार मैं फिर कह दूं, दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा था, जिस संदर्भ में वो कहा था, वो उनकी निजी राय है, वो कांग्रेस पार्टी की राय बिल्कुल नहीं। मगर ऐसे कैसे जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। टाइम्स नाउ से प्रदीप दत्ता। वो हमारी पार्टी का इसमें आ गया, क्लैरिफिकेशन आ गया कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है। वो अपने रमेश ने दी है, तो उनकी व्यक्तिगत राय है। जो स्टैंड हमारे पार्टी का है वो स्टैंड मेरा है। दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव पर एक बार फिर से टल गया है और आम आदमी पार्टी के साथ ही बीजेपी के पार्षदों के हंगामे के चलते मेयर चुनाव के लिए वोटिंग नहीं हो पाई है। इससे पहले 6 जनवरी को हंगामे के चलते मेयर चुनाव टल गया था। हंगामे के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। सदन में मंगलवार को सुबह से ही जमकर हंगामा हुआ। पहले सदन में पैरा फोर्सेस की तैनाती को लेकर आम आदमी पार्टी ने विरोध किया और इसके बाद जब मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाई गई तब आम आदमी पार्टी ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान बीजेपी के पार्षदों ने भी जमकर नारेबाजी की। शपथ ग्रहण समारोह के बाद एमसीडी के सदन में हुए हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव होने से पहले ही स्थगित करना पड़ा। इस फैसले पर बीजेपी के विधायक ने कहा कि जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना है, मगर बीजेपी मेयर ही नहीं बनने दे रही है। ये जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी यहां दिल्ली में कर रही है, ये प्रयोग है कि अगर आप चुनाव हार जाएं तो आप उस राज्य में सरकार ही ना बनने दें, आप प्रोटम मेयर के हवाले से या प्रोटम स्पीकर के हवाले से सरकार ना बनने दें और राष्ट्रपति के माध्यम से आप अपनी केंद्र की सरकार चलाएं, जो ये एमसीडी में कर रहे हैं। दिसंबर से मैंडेट आम आदमी पार्टी को मिला हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में बननी तय है। अब सिर्फ धक्काशाही से, एक गैरकानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ये लोग एलजी के द्वारा जो है एमसीडी चला रहे हैं पिछले 2 महीने से, और आगे भी ये इसी तरीके से चलाना चाहते हैं। लेकिन ये बताइए, आम आदमी पार्टी और भाजपा के झगड़े में दिल्ली की जनता कब तक खुशी है? ये कोई झगड़ा नहीं है, ये बेईमानी है, ये चीटिंग है। जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना और भारतीय जनता पार्टी जो है मेयर ही नहीं बनने दे रही, इलेक्शन नहीं होने दे रही, सरकार नहीं बनने दे रही। ये तो उत्तर प्रदेश राज्य के 74वें स्थापना दिवस का 3 दिवसीय आयोजन आज से शुरू हो गया है। इसके उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिरकत की है। अवध शिल्पग्राम में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल और सीएम ने प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया है। बता दें कि यूपी दिवस के मौके पर सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अवध शिल्पग्राम में यूपी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। दल बदल मामले में स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाने वाले बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि दल बदल से संबंधित मामला स्पीकर के यहां लंबित है और ऐसे में अदालत उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इसलिए बाबूलाल मरांडी की याचिका को खारिज किया जाता है। इस रिपोर्ट को देखिए। बाबूलाल मरांडी को लगा कोर्ट से झटका। दल बदल मामले में मरांडी की याचिका खारिज। कोर्ट ने बताया अदालत नहीं दे सकती मामले में दखल। तो मंगलवार का दिन बाबूलाल मरांडी के लिए झटके का दिन साबित हुआ, क्योंकि जिस दल बदल मामले को लेकर उनका राजनीतिक जीवन डामाडोल था, उसी को लेकर हाई कोर्ट ने उन्हें झटका दे दिया। जी, दल बदल मामले में स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाने वाले बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी हाई कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। जस्टिस
राजेश शंकर की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए जो कहा, अब वो भी सुन लीजिए। अदालत ने कहा कि दल बदल से संबंधित मामला स्पीकर के यहां लंबित है। ऐसे में अदालत उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, इसीलिए बाबूलाल मरांडी की याचिका को खारिज किया जाता है। चलिए अब पूरा मामला है क्या, क्यों ये विवाद कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा और कैसे बाबूलाल मरांडी के लिए ये एक बड़ा झटका है, अब वो भी समझ लीजिए। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है जब जेवीएम के नेता दो धड़ों में बंट गए थे। 3 विधायक में एक बाबूलाल मरांडी बीजेपी में शामिल हो गए थे। प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में चले गए। इसके बाद पार्टी के विलय को लेकर विवाद शुरू हो गया था। इस बीच विधानसभा स्पीकर ने दल बदल के तहत बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया और इस मामले में सुनवाई शुरू कर दी थी। और इसी को लेकर बाबूलाल मरांडी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और सुनवाई के बाद 5 जनवरी के दिन जब सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी हुई तो अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि सुनवाई के दौरान बाबूलाल मरांडी की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने अदालत में क्या पक्ष रखा था। दरअसल बाबूलाल मरांडी का पक्ष रखते हुए कोर्ट में कहा गया था, स्पीकर और विधायक दीपिका पांडे सिंह का ये कहना पूरी तरह से गलत है कि ये मामला 10वीं अनुसूची या पार्टी के विलय से जुड़ा हुआ है। स्पीकर के न्यायाधिकरण में मेरे खिलाफ चलाया जा रहा मामला ही पूरी तरह से गलत है। इसके अलावा स्पीकर ने नैसर्गिक न्याय का पालन नहीं किया। उनकी ओर से गवाहों की सूची सौंपी गई, लेकिन स्पीकर ने बिना उस पर निर्णय पारित करते हुए मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में स्पीकर न्यायाधिकरण ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। ऐसे में बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है। यानी कानूनी नजरिए से बाबूलाल के लिए हाई कोर्ट से ये झटका उनकी राजनीतिक हार के रूप में भी देखा जा सकता है। मगर सवाल ये कि अब आगे इस लड़ाई में क्या होगा। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो क्या जोशीमठ आपदा के बहाने धामी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है? क्या जोशीमठ के नाम पर सियासत हो रही है? क्या जोशीमठ आज सियासी हथियार बना है? जरा इस रिपोर्ट को देखिए। भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में चल रही है और सियासत उत्तराखंड में हिलोरे मार रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यात्रा में हिस्सा लेने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज कश्मीर में राहुल गांधी के साथ कदम ताल कर रहे हैं। मगर खबर यह है कि इस दौरान उत्तराखंड के कांग्रेसी नेता जोशीमठ के मुद्दे के बहाने धामी सरकार पर निशाने साध रहे हैं। आलम यह है कि कांग्रेस की इस रणनीति से उत्तराखंड में सत्तासीन बीजेपी को चिंता होने लगी है और यही वजह है कि अब बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी सभी दलों से अपील करते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं कि ये राजनीति का वक्त नहीं है, बल्कि जोशीमठ की प्रभावित जनता को राहत पहुंचाना सबका मकसद है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर राजनीतिक आरोप के जरिए ये साबित करने में जुटी है कि सरकार जोशीमठ को लेकर कतई गंभीर नहीं है। ये समय राजनीति करने का समय नहीं है और जोशीमठ में जो आपदा आई है उसके लिए जो समुचित प्रबंध हो सकता है, जितनी भी सरकार के द्वारा काम हो सकते हैं, उन सभी कामों को बढ़ाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज 8 संस्थान वहाँ पर काम कर रहे हैं, अपने सर्वेक्षण कर रहे हैं। भारत सरकार की सारी टीमें लगी हुई है, एनडीएमए की टीम भी वहाँ पर लगी हुई है। आगे पुनर्वास की योजना पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि जोशीमठ को लेकर एक जो बार बार भ्रम की स्थिति पैदा की गई है, ऐसे भ्रम की स्थिति नहीं है। आज वहां पर 70% दुकानें आज भी खुली हुई हैं, वहां का कामकाज सामान्य रूप से चल रहा है।
औली में भी लोगों का आना जाना लगातार बना हुआ है। 4 धाम यात्रा भी 4 महीने के बाद प्रारंभ होने वाली है, इसलिए संशय की स्थिति किसी को पैदा नहीं करनी चाहिए और सब लोगों को आकर जो सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग करना चाहिए। आज 24 जनवरी 2023 की जो भारत जोड़ो यात्रा श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हो रही है, वो उसका पूरा दिन जोशीमठ आपदा के साथ खड़ा है और जोशीमठ के प्रभावितों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए आज का पूरा भारत जोड़ो यात्रा का दिन जोशीमठ को समर्पित रहेगा। ऐसे में और दलों के बड़े बड़े नेता आते हैं, दिग्गज नेता आते हैं, न अंकिता हत्याकांड से उनको कोई लेना देना, न यहाँ भर्ती घोटालों से उनका कोई लेना देना, न फिर यहाँ जोशीमठ आपदा को लेकर उनकी कोई गंभीरता दिखाई पड़ रही है। मुझे लगता है कि विपक्ष का एक मुद्दा ही होता है राजनीति करना और कुल मिलाकर के विषय उनके पास होता नहीं है, इसलिए ऐसे ऐसे मुद्दे ढूंढ करके लाते हैं। बीजेपी भले ही चिंतित नजर आ रही हो, लेकिन कांग्रेस के लिए जोशीमठ सियासत का एक सुनहरा मौका बनकर आया है। जोशीमठ के नाम पर राज्य के भीतर जमकर राजनीति होने लगी है। ऐसे में सवाल ये कि चिंता जोशीमठ की है या फिर सियासत की। अभय कैंथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।